अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना है 5 महीने की ऊंचाई पर और सोने की ये चमक बता रही है कि शेयर बाजार में पैसे लगाने वाले निवेशक डरे हुए हैं। वजह है सीरिया और उत्तरी कोरिया को लेकर जियोपॉलिटिकल टेंशन। घरेलू बाजारों में कल शानदार तेजी लौटती तो दिखी, लेकिन सवाल ये है कि ये तेजी कितनी टिकाऊ होगी। क्या अस्थिर ग्लोबल संकेतों को बाजार दरकिनार कर पाएगा? रिजल्ट सीजन में कहां होनी चाहिए आपकी नजर? दिग्गजों पर करे भरोसा या मिड कैप पर? किन शेयरों से अब तौबा कर लेने में है आपका फायदा और आज किन शेयरों में दिखेगा जोरदार एक्शन? इन सभी बातों पर थोड़ी देर में करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन बाजार के नंबर 1 शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राजनीतिक उठापटक ने बढ़ाई ग्लोबल बाजारों की टेंशन। अमेरिकी बाजार गिरे, एशिया में कमजोरी और एसडेक्स निफ्टी 0.25% नीचे। केन वेदांता का मर्जर हुआ लागू। वेदांता ग्रुप चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा दोनों कंपनियों के ब्रांड्स रहेंगे बरकरार। ग्रेसिम और एबिनुओ के मर्जर को भी मिली शेयरधारकों से मंजूरी। विलय से $9 अरब आमदनी की कंपनी बनेगी। शराब कंपनियों को एक और बड़ा झटका। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी की तैयारी। शेयरों में आज भी रहेगा दबाव। इंडोको रेमोडीज को लगा झटका। गोवा प्लांट के लिए यूएस एफडीए ने जारी की चेतावनी। दवाओं के उत्पादन में नियमों के उल्लंघन की कही बात। ग्रोथ के मोर्चे पर फिर लग सकता है झटका। फरवरी की आईपी ग्रोथ घटकर 1.8% रहने का अनुमान, मगर फूड और फ्यूल के दाम बढ़ने से बढ़ेगी रिटेल महंगाई। आज बाजार बंद होने के बाद शाम 5 बजे आएंगे आंकड़े। और समर सरप्राइज के बाद रिलायंस जियो लाया एक और दमदार ऑफर। सिर्फ 309 रुपए में मिलेगा 3 महीने के लिए अनलिमिटेड डेटा। ग्लोबल मार्केट्स की चिंताओं से कल की तेजी पर लगाम लगने के संकेत है। कमजोर शुरुआत होते ही क्या वहीं खरीदारी की जाए और बाजार फिर से रिकवरी दिखाएंगे? ये है बड़ा सवाल। लेंगे इसका जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान। जी हाँ, powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है। और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा कुछ ही मिनटों में हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होने वाले हैं। लेकिन देखिए ग्लोबल संकेत किस तरह के हैं। एसजीएक्स निफ्टी करीब 24 अंक नीचे। आज दबाव के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत हो सकती है, ये संकेत यहां से नजर आ रहे हैं। और इसलिए क्योंकि हांगकांग के मार्केट्स, जापान का बाजार, चाइना का बाजार, सब आप देखिए एशियाई मार्केट्स लाल निशान में कारोबार करते हुए। हालांकि यूएस में इतनी बड़ी गिरावट कल नहीं देखने को मिली, लेकिन जो बयानबाजी हो रही है रशिया की तरफ से, यूएस की तरफ से, और यूएस में अभी भी वो खतरा है कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर वो अटैक कर सकते हैं, और नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि वो एक न्यूक्लियर अटैक यूएस पे कर सकते हैं। सीरिया पर वापस से एक हमले की जो डर है वो बरकरार है। तो जियोपॉलिटिकल संकेत बेहद कमजोर हैं। ये बताइए, कमजोर तो कल भी थे, आज ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हैं क्या? और भारतीय बाजारों में आज किस तरह से अप्रोच करना चाहिए था? इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया भर के बाजारों में थोड़ी सी चिंताएं बढ़ रही है। अब ये होगा नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन जो बयानबाजी चल रही है उस पर बाजारों का सेंटीमेंट खराब होना तय है। हाँ, ये जरूर है कि एक्चुअल गिरावट या बड़ी कमजोरी या अहम लेवल को बाजार तब तोड़ेगा जब कोई एक्शन होता दिखे, या तो अमेरिका की तरफ से और बढ़े, या फिर कोरिया की तरफ से, नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई एक्शन हो, या सीरिया की तरफ से किसी तरह की कोई ऐसे संकेत आए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मैं ये मानकर चलूंगा कि एक जिस करेक्शन की जरूरत है भारतीय बाजारों को या ग्लोबल मार्केट को, ऐसा नहीं कि हम ही मजबूत हैं, दुनिया भर के बाजार लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो करेक्शन के लिए जो ट्रिगर्स चाहिए वो ट्रिगर्स साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट पर निसंदेह इस लिहाज से नजर रखनी चाहिए, और यही सबसे बड़ा ट्रिगर इस वक्त पिछले कुछ दिनों के लिए भी था और आज भी, और अगले कुछ दिनों के लिए रहेगा। बिल्कुल। और आप देखिए दो ऐसे चीजें हैं जिसके चलते, जिसमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते। पहला तो कच्चा तेल जो 56 पर पहुंच गया, $56 पर, और दूसरा सोना जो 5 महीने के हाईज पर पहुंच गया है। तो इन दो कमोडिटीज के ऊपर तेजी बन रही है, और जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं तब ये दो कमोडिटीज दौड़ लगाती हैं। इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मार्केट को किस तरह से ट्रेड किया जाए, क्योंकि कल का दिन देखिए बहुत ही शानदार रहा। 9,200 के ऊपर निफ्टी ने समाप्ति भी दी, 30,000 के पास सेंसेक्स भी खड़ा है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए क्या?
हाँ, अगर गिरावट के साथ शुरुआत हो, जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 25 अंक नीचे, थोड़ा और नीचे आ जाए 9200 के आसपास में बहुत कंफर्टेबल हूँ खरीदने के लिए। और पिछले 2 दिनों से मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि जब तक 9175 के नीचे न जाए बाजार, घबराने की जरूरत नहीं है। 9175 के नीचे की क्लोजिंग होना ज्यादा अहमियत वाला है, तो ओपनिंग से ज्यादा आज भी क्लोजिंग अहमियत वाली होगी। कमजोर शुरुआत करेंगे और अगर और कोई बुरा डेवलपमेंट जो अब तक हम हेडलाइंस में सुन चुके हैं उसके आगे अगर कोई डेवलपमेंट नहीं होता है तो बाजार रिकवर कर जाएंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। तो लेकिन एक चीज जो कहना चाहूंगा वो ये कि इस वक्त जो ट्रेड हो आपकी बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हो, तेजी या मंदी की तरफ, क्योंकि दोनों ही तरफ बड़े मुंह आने की संभावनाएं बनती है। 9200 आज भी आपके लिए निर्णायक लेवल है, लेकिन उससे पहले बता दूं एक बार फिर से कि ग्लोबल मार्केट्स पर नजर रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। और पिछले 2 दिनों से जो कुछ भी ट्रेडिंग पैटर्न बन रहा है वो ये साफ बता रहा है कि 9175 से 9200 ये बाजार के लिए अहम सपोर्ट रेंज बनती नजर आ रही है। तो ऐसे में जब तक निफ्टी 9175 के नीचे बंद न हो और बैंक निफ्टी 21400 के नीचे बंद न हो, तब तक रुझान तेजी का बरकरार है, तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं। इन लेवल्स के नीचे अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद हो तो ही आप अपनी तेजी की पोजीशन को कम करें, अदरवाइज अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करें, चाहे किसी भी तरह के संकेत, किसी भी तरह की खबरें आपको आती नजर आए, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। तेजी के मार्केट को ट्रेड करने का सबसे सिंपल और सही तरीका यही है, आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए और लगाकर रखना चाहिए, खासतौर से तब जबकि आपको पता है कि जो करेक्शन आना है वो एक्सटर्नल रीजन से या फिर खबरों की वजह से आना है, तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। और वो स्टॉप लॉस निफ्टी के लिए होगा आज के लिए 9175 खरीदें निफ्टी, 9275 और 9300 के टारगेट के लिए। दूसरा तरीका निफ्टी को शॉर्ट करने का भी है छोटे मुनाफे के लिए, 9300 का स्टॉप लॉस और 9200 या ज्यादा से ज्यादा 9175 ये नीचे के लेवल्स हैं जो निफ्टी पर शॉर्ट साइड पर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने की राय नहीं दूंगा, बल्कि अगर कमजोर शुरुआत हो, अगर हो तो संभावना कम दिखती है। बैंक निफ्टी लगातार 3 दिन से मैं कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि मुझे निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी में ही मजबूती ज्यादा दिख रही है और बाजार के डायरेक्शन के लिए बैंक निफ्टी पर ही आपको फोकस करना चाहिए। जब तक 21,500 के ऊपर बैंक निफ्टी बना हुआ है वो उनके लिए निर्णायक लेवल है, तब तक तेजी का मूड बरकरार रहेगा। डे ट्रेडर्स वहीं पर स्टॉप लॉस रखें और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं बैंक निफ्टी पर, उनके लिए स्टॉप लॉस का लेवल 21,400 है क्लोजिंग बेसिस पर। ऊपर की तरफ का टारगेट 21,900 22,000 का बैंक निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा है। आज भी सेक्टर्स पॉजिटिव साइड पर जो मुझे नजर आ रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स, ऑयल एंड गैस, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कल ही की तरह, परसों की तरह आज भी एक्शन दमदार रहेगा। अगर थोड़ी बहुत कमजोरी होनी है, प्रॉफिट बुकिंग आनी, तो आईटी और फार्मा, ये 2 सेक्टर थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं। ओके, चलिए कल इन्फोसिस के नतीजों से पहले आईटी सेक्टर के ऊपर नजर रखिए नेगेटिव साइड पर। लेकिन देखिए दिक्कत तो यूएस में है, नॉर्थ कोरिया में है, अब रशिया भी उसका भाग बन रहा है, तो पैसा तो भारत में आना चाहिए लॉजिकली। एफआईआई के लिए भारतीय बाजार ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन 3 दिनों से एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन घरेलू फंड्स की तरफ से खरीदारी का सिलसिला जारी है, ये एक अच्छी बात है इस बाजार की। अनिल से इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले पूछते हैं बागले साहब का आज का बाजार पर कॉल क्या है। बागले साहब गुड मॉर्निंग, बताइए निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे आप? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा व्यू तो बुलिश ही है, ऐसा कोई मतलब कल 917075 के आसपास बॉटम बना है। इनफैक्ट कल परसों लेना थोड़ा डिफिकल्ट था, आज इतना डिफिकल्ट नहीं है। आई थिंक आज का एक्शन कल के रिपीट होगा, एसजीएक्स डाउन होकर फिर ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ये मैं कह दूं कि स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा मूव आएगी। निफ्टी में 50, 70, 80 पॉइंट या मे बी 100 पॉइंट आज और कल तक, क्योंकि एक ट्रंकेटेड वीक है और जो बड़ी मूव आएगी वो अगले वीक की आएगी। तो 9180 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 9330। और जैसे अनिल जी ने कहा, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं, बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। 21,600, 22,100 ये मेरा रेंज है। मुझे लगता है अगले 3-4 दिनों में, मतलब मंडे ट्यूसडे, हमको 22,000 के ऊपर के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने मिलेंगे। और बैंक की तेजी, क्या जबरदस्त तेजी हो रही है। कल भी देखिए छोटे छोटे बैंक्स, डीसीबी, फेडरल, कर्नाटका बैंक ने नए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर छुए और बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी रैली बन रही है। बैंक निफ्टी बाजार को संभालने का काम कर सकता है। लेकिन बात करते हैं एफआईआईज और डीआईएस के डेटा की। पैसा बहुत है घरेलू फंड्स के पास। अच्छा, कल एफएनओ में एफआईआईज ने 4 डिजिट में खरीदारी करी, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए डेटा एफएनओ के वो न्यूट्रल से है, क्योंकि देखिए कैश मार्केट में एफआईआईज ने जो बिकवाली की 750 करोड़ की, उसके सामने 600 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, लेकिन इंडेक्स में उतनी बिकवाली नहीं है, सिर्फ 166 करोड़ की।
अब सामने जो 1451 करोड़ के जो ऑप्शंस खरीदेंगे उसमें एफआईज ने ज्यादा जो ऑप्शन खरीदे हैं वो पुट ऑप्शन खरीदे हैं और पुट ऑप्शन खरीदकर हेजिंग की। हेजिंग क्यों की? क्योंकि सामने स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी खरीदारी है। तो वैसे देखा जाए तो पुट ऑप्शन खरीदना, हेजिंग करना संकेत आप थोड़ा नेगेटिव मानेंगे, लेकिन मैं इसे पॉजिटिव इसलिए मानता हूं, वो चाहते हैं तो फिर इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेच सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर बेचने का मतलब ये कि आप ज्यादा नेगेटिव है, ऑप्शन खरीदने का मतलब ये कि आप कम नेगेटिव हैं। और पुट ऑप्शन खरीदकर एफआईज ये बताना चाहते हैं कि भाई हमें हमारा पोर्टफोलियो हेज करना है और उस लिहाज से हमें खरीदारी करनी। तो अगर आप ओवरऑल डेटा देखें, पहली बात क्या है, कैश मार्केट के डेटा पॉजिटिव है। क्यों है? क्योंकि जितनी एफआईज ने बिकवाली की है उससे ज्यादा घरेलू फंड खरीद रहे हैं। दूसरा, अगर सिर्फ एफआईज के डेटा मिलाकर देखें, कैश की उनकी जितनी बिकवाली है, सामने स्टॉक फ्यूचर्स थोड़े खरीदे, तो एफआईज के डेटा थोड़े से नेगेटिव साइड पर है। जितने ज्यादा बड़े दिख रहे हैं वैसे है नहीं, थोड़े नेगेटिव साइड पर, लेकिन सामने घरेलू फंड उनके मुकाबले में खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि डेटा के लिहाज से मामला बराबरी का है, कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये डेटा थोड़े से ठंडे पड़ते हुए दिखे भी हैं तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि ग्लोबल टेंशन का माहौल है और इस वक्त फंड मैनेजर भी फ्रेश खरीदारी करने के पहले थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मूड में कि लाइफ टाइम हाई पर हैं, और जब चिंताएं हैं, गिरने की रिस्क ज्यादा है, अगर कुछ खराब हो गया तो बढ़ने के चांसेस कम होते हैं, तो फिर ऐसे में रुककर खरीदारी करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हाथ रोका है, मूड बदल दिया है, वैसा नहीं है। बिल्कुल। चलिए, तो ये बढ़िया बात बताई आपने, हाथ रोका है लेकिन मूड चेंज नहीं हुआ। और ये देखिए कल भी देखने को मिला, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप इंडेक्स हो, इन्होंने नए लाइफ टाइम हाईज को छुआ है, तो तेजी का ध्यान रखना चाहिए। और वागले साहब ने देखिए 9330 की बात कही है। वागले साहब, शेयर भी बताइए जहां अच्छी रैली हो गया। हेमंत, आईजीएल एक स्टॉक है जिससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। वैसे हम ये स्टॉक के बारे में पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। आई थिंक 850 के लेवल से मेरा व्यू बुलिश है। आई थिंक अभी 1030 के लेवल पे मुझे अभी भी तेजी लगती है। ट्रेडिंग अपसाइड 2 से 3 दिन के व्यू से 1013 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1071। दूसरा होगा सिंडिकेट बैंक। बैंक में हमने तेजी की बात की, तो ये मेरा बेस्ट स्टॉक होगा फॉर द डे और फॉर 1 और 2 डेज। इसमें 72 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 81। ओके, तो 2 बाय कॉल्स, आईजीएल और सिंडिकेट बैंक, इन पर नजर रखिएगा। 2 और कॉल्स हैं, एक तेजी का एक मंदी का, उस पर बात करेंगे वागले साहब से, लेकिन पहले बात कर लेते हैं एफएनओ के क्यूज की। अनिल, क्या संकेत मिल रहे हैं? 9200 आज भी निर्णायक लेवल का काम करेगा और उसकी वजह, और लगता नहीं कि 9200 के नीचे बहुत ज्यादा टिकेगा जाएगा बाजार। अभी तक तो डेटा ये बता रहा है, अभी तक जो संकेत हैं ग्लोबल मार्केट्स के एशिया में, मुझे नहीं लगता इनके दम पर 9200 टूटना चाहिए। ओके, इसके लिए कुछ और चाहिए एडिशनल। तो ये एसजीएक्स निफ्टी की 25 पॉइंट की जो कमजोरी है, हो सकता है 25 पॉइंट की कमजोरी बढ़कर 41 पॉइंट के आसपास की हो जाए। उससे ज्यादा की कमजोरी के फिलहाल मुझे संकेत नहीं दिख रहे। तो अभी भी मैं ये कहूंगा कि वायदा कारोबार में संकेत साफ है कि 9200 पर जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, पुट में है 49 लाख शेयरों का और कॉल्स में है 33 लाख शेयरों का। तो उसमें भारी अभी भी पुट राइटर्स हैं, यानी कि जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है वो ज्यादा हावी हैं अभी वो। अच्छा, दूसरी बात है कि नीचे लाने के लिए 3 दिन लगते हैं मंदी करने वालों को, ऊपर लाने के लिए 1 ही दिन में काम हो जाता है। तो वो बताता है कि बाजार में मजबूती की तरफ ज्यादा अभी ताकत है, तेजी की तरफ ज्यादा ताकत है, पहली बात। दूसरा, 9175 9200 अब भी मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। देखिए, कल की तेजी के बावजूद ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया हो या पुट कॉल रेशियो बढ़ गया हो। 1.11 ये पुट कॉल रेशियो का लेवल है, और वो भी इस वजह से कि एफआईएस की तरफ से पुट ऑप्शन में काफी खरीदारी हुई है। तो मैं कहूंगा एकदम बैलेंस है, कंफर्टेबल है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। निफ्टी में बड़े दिनों बाद छोटा ही सही लेकिन 3 लाख शेयरों से ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी 78,000 शेयरों से ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। वैसे कायदे से बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन और बननी चाहिए थी, जिस तरह से बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ है। लेकिन अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी हल्का है, ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की है ऊपरी स्तरों पर, और अगर जिन ट्रेडर्स ने कल प्रॉफिट बुकिंग की है तेजी में और चाहे थोड़ी शॉर्ट भी काटी हो, वो आज नीचे के लेवल पर फिर से तैयार रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी में किसी वजह से नीचे आता हुआ दिखे, हालांकि मुझे लग नहीं रहा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत मजबूत दिख रहे हैं, तो निचले स्तरों पर फिर से आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी, ये एक अच्छा संकेत है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि वायदा कारोबार के आंकड़े बैलेंस है, ऐसा लग नहीं रहा जल्दबाजी में कि 9100 के नीचे बाजार जाने के लिए तैयार है, 9300 के ऊपर जाने के तैयार है। 9200 निर्णायक लेवल है, और 9200 पर कल भी जो 9 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में बढ़ा है, वो साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इतनी आसानी से आप 9200 के नीचे ट्रेड करेंगे मुश्किल लगता है। कर भी लिया तो ये 25 पॉइंट की रेंज आज के लिए आपके लिए बेहद मजबूत सपोर्ट है। अगर आप शॉर्ट है, पिछले 2 दिनों में शॉर्ट बनाइए तो 9175 9200 की रेंज में शॉर्ट कवर करनी चाहिए। अगर आपको फ्रेश शॉर्ट करना है
और अगर बाजार को पहला संकेत कमजोरी का देना है तो वो 9170-75 के नीचे आधा एक घंटा ट्रेड करना जरूरी है। उसके नीचे ट्रेड करने पर आप 9100-9125 तक आते हुए देख सकते हैं, जिसकी संभावनाएं फिलहाल कम है। बिल्कुल, चलिए तो तेजी का ध्यान रखिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन जरूर है, लेकिन कल भी क्या हुआ, वागले साहब कह रहे हैं कल जैसा आज का बाजार होने वाला है। तो कल ग्लोबल मार्केट्स कमजोर थे लेकिन भारतीय बाजारों ने आउट परफॉर्म किया था, आज भी वैसा ही हो सकता है। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी पर क्या कॉल है। साथ ही ये भी बताएंगे कौन से वो 5 सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे। जी हाँ, 5 का पंच भी हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि कौन से वो 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो बाजार पर कॉल दे रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले एक्सपर्ट की राय आपकी स्क्रीन पर आती हुई। हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तेजी का ध्यान रखना चाहिए, 9400 का टारगेट है और 9180 का स्टॉप लॉस रखिए। मनीष शर्मा की राय। नीरव अखाड़िया 9190 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहते हैं, उनके लक्ष्य 9285 और 9310। सिमी बॉमिक भी तेजी के मूड में कह रही हैं कि 9275 से 9300 तक जा सकता है निफ्टी। स्टॉप लॉस रखिए 9165 के नीचे। निफ्टी खरीदेंगे कुणाल सरावगी भी 9180 के स्टॉप के साथ 9300 के टारगेट के लिए। अनुज दीक्षित भी बुलिश 9350 का टारगेट दे रहे हैं और स्टॉप लॉस रखने की बात कही है 9170 पर उन्होंने। तो 5 के 5 एक्सपर्ट देखिए आज भारतीय बाजारों पर बुलिश। वाओ। निफ्टी की जो रेंज है, नीचे सपोर्ट है 9190 से लेकर 9170, ये 20 पॉइंट की रेंज करेगी मजबूत सपोर्ट का काम। और ऊपरी स्तरों पर 9275 लाइफ हाई और 9300 ये 25 पॉइंट की रेंज है जहां पर जाकर हम रुकेंगे। ये मानना है हमारे 5 ही एक्सपर्ट्स का। निफ्टी पर करें तेजी। ऑलराइट, ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन आज कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए? आइए देख लेते हैं 5 का पंच यानी टॉप 5 स्टॉक्स। शराब बनाने वाली कंपनियों के लिए बुरी खबरों का सिलसिला बरकरार। आज फिर से खबर ये आ रही है कि अब छत्तीसगढ़ वो अगला राज्य हो सकता है जहां पर शराबबंदी लागू की जा सकती है। और वहां की सरकार इस बात पर विचार कर रही है। तो यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड ब्रूरीज और वो तमाम छोटे शहर रेडिको, तिलक नगर, जीएम, पिंकन, इन सब पर नजर रखें जहां पर नेगेटिव असर इन खबरों का पड़ सकता है। तो लिकर बार बंद होंगे, अब मिल्क बार शुरू होंगे देश भर में, ऐसा लग रहा है। चलिए फिलहाल गोवा कार्बन के ऊपर भी नजर रखिएगा। नतीजे बहुत ही शानदार आए हैं और इन शानदार नतीजों के पीछे अगर आप जाकर देखें तो फॉरेक्स गेन का बड़ा हाथ है। तो नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे नजर आ रहे हैं। 4 लाख से मुनाफा बढ़कर 5 करोड़ रुपए हो गया है। टोटल इनकम भी देखिए 13% बढ़ी है। तो गोवा कार्बन कल की तेजी को और आगे आज बढ़ा सकता है। कमजोर नतीजे दिख रहे हैं रिलायंस डिफेंस के, जहां पर ये बात जरूर है कि आय, ईबिटा वगैरह में बढ़ोतरी देखने को मिली है, मार्जिन भी थोड़े बढ़े हैं, लेकिन अब भी काफी कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट है जो इनके प्रॉफिट को खाए जा रही है और साथ ही टैक्स क्रेडिट घटी है। लेकिन ओवरऑल नतीजे कहे जा सकते हैं जिस तरह की कंपनी के मार्केट कैप और जिस तरह की उम्मीद थी इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद, उन उम्मीदों पर खड़े उतरते नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल। और आरईसी, पीएफसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसी कंपनियों के ऊपर आपकी फिर आज नजर होनी चाहिए। कल भी देखिए इन कंपनियों ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। खासतौर पर आरईसी, पीएफसी ने रिकॉर्ड स्तरों को छुआ। और देखिए कल केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में करार हुआ है और इसमें यह कहा गया है कि FY19 तक 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश में पहुंचनी चाहिए। तो साफ तौर की बात है कि इन कंपनियों को बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं आगे चलकर। 1 मई से मध्य प्रदेश में प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ये डिसीजन लिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसके चलते हुए 2 सेक्टर रहेंगे एक्शन में। एक तो जूट, यानी कि जूट बनाने वाली कंपनियां जो अब जूट के बैग्स का इस्तेमाल ज्यादा होगा, लुब्लो, ग्लोस्टर, ये तमाम शेयर हैं जहां पर एक्शन होगा। दूसरा इसका एक और ऑल्टरनेट है पेपर बैग्स। तो पेपर बनाने वाली कंपनियां, बिल, जेके पेपर, ये तमाम शेयर आज पॉजिटिव साइड पर एक्शन करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं संदीप वागले साहब और अब हमारे स्टूडियो में आ गए हैं अमरीश बरीगा जी भी, मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। और अमरीश जी काफी टाइम से कह रहे हैं कि बेचो थोड़ा प्रॉफिट बुक करो। अब आपकी मदद करने के लिए ट्रंप साहब आगे आ रहे हैं, आपकी मदद करने के लिए सीरिया, कोरिया, कितने लोग लगे हुए हैं? काफी लोग काम कर रहे हैं। फिर भी नीचे नहीं आ रहा मार्केट सर? नीचे तो नहीं आ रहा है क्योंकि लिक्विडिटी काफी है। और नॉर्मली क्या होता है कि आफ्टर दिस सॉर्ट ऑफ अ बुल रन, जब भी मार्केट पहली बार करेक्ट करता है, इन दैट फर्स्ट फेज ऑफ करेक्शन, काफी लोग आते हैं लेने के लिए। आई मीन पीपल हैव मिस्ड आउट द रैली, दे आर लुकिंग फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी टू बाय। बट देन क्लियरली आई थिंक वी शुड रिमेंबर कि वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं
अभी लास्ट 8-10 दिन में इनफैक्ट आई मेट नंबर ऑफ फंड मैनेजर्स इन सिंगापुर एंड हांगकांग. इनफैक्ट आई वाज देयर फॉर द लास्ट क्लोज टू वीक. तो वहां भी सब लोग वही बोल रहे हैं कि वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव है. ये बताओ सर, आपको फंड मैनेजर का सिस्टम क्या है? ये बोलते सब है महंगे महंगे, लेकिन खुद ही खरीदते जाते हैं. नहीं, देखिए आप देखिए, रोज बाइंग आ रही है, रोज आंकड़ों में दिखता है 800 करोड़ का, फिर खरीद लिए इन्होंने. बाइंग तो आ रही है क्योंकि जो फ्लोज आ रहे हैं इन्वेस्टर्स से, तो उनको लेना पड़ेगा. इनफैक्ट दे आर सेइंग कि यदि रिडेम्पशन आते हैं तो एटलीस्ट विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आज के इस वैल्यूएशन में पिक्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो आई थिंक सूनर और लेटर वी शुड सी अ करेक्शन, अ डिसेंट करेक्शन. वो कब आएगा ये तो बोलना मुश्किल है, क्योंकि मैं तो लास्ट करीब 1.5-2 महीने से बोलते आ रहा हूँ कि करेक्शन आना चाहिए, पर आ नहीं रहा है. बट आई थिंक इट इज ओवरड्यू. बिल्कुल. चलिए, तो जियो पॉलिटिकल टेंशंस के चलते थोड़ा हल्का होना सही है. अमरीश जी की ये राय बरकरार है पिछले काफी समय से. अगले साहब, आपने कहा आईजीएल और सिंडिकेट बैंक में तेजी करें. 2 और स्टॉक बताइए आपके आज के लिए. हेमंत, पिरामल एंटरप्राइजेस एक स्टॉक है जिसमें कल मुझे ब्रेकआउट दिखाई दिया. इसमें आप बाय करके चल सकते हैं. स्टॉप लॉस होगा 1998. 2 से 3 दिन का व्यू है. टारगेट होगा 2106. और एक हेज कॉल है सिप्ला में, मुझे थोड़ा सा हल्का सा वीकनेस दिखता है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल है. 585 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 567. ओके, पिरामल खरीदे, सिप्ला बेचे. फाइनली एक शॉर्ट कॉल भी आया है वागले साहब की लिस्ट में. और फार्मा सेक्टर को मैंने भी आज नेगेटिव साइड पर दिया है. थोड़ा सपोर्ट देने के लिए आपका धन्यवाद. चलिए, तो उम्मीद करने की थोड़ा फार्मा शेयरों में आज कमजोरी दिखेगी. वक्त है एक और ब्रेक. और इस ब्रेक के बाद वायदा कारोबार की स्ट्रेटजी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका, इस छोटे से ब्रेक के बाद. हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले साहब और अमरीश बलिगा जी, और अब दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका साहब भी. नितिन जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर. बताइए पहले तो निफ्टी पर खरीदा जाए, 9170 के नीचे नहीं जाएगा ना? देखिए जी, अगर आप डेटा वाइज देखें तो डेटा तो सारे पॉजिटिव हैं. बस ये जो न्यूज फ्लो जियो पॉलिटिकल टेंशन से जो नेगेटिव न्यूज है, उसी कारण बाजार में थोड़ी दिक्कत आ रही है. बट अल्टीमेटली अगर आप बाजार की जो जड़ है इस एक्सपायरी की, जो कि एक रोलओवर्स है, जहां से रोलओवर स्टार्ट हुई वो एक तरीके से बाय साइड का रोलओवर है, एफआईज का लॉन्ग रोलओवर है. और जैसे आपने लेवल बताया 9170, वो काफी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि जो रोलओवर्स 2-2.25 करोड़ शेयर के हुए थे, उनकी एवरेज वहीं करीब 9160 आ रही है. तो मार्केट में ये बार बार डिप आने के बाद जो बाउंस आ रही है, इसके पीछे मेजर रीजन है कि रोलओवर्स हमारे बाई साइड के हो रखे हैं. और जिन्होंने भी शॉर्ट रोलओवर्स किया, वो हर डिप पे अपनी पोजीशंस को कवर करने की कोशिश करते हैं. तो ये पक्की है कि 9170 एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह आने वाले समय में एक्ट करना चाहिए. अब रोलओवर्स के बाद अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा को देखेंगे तो करीब 7-8 दिन में हर दिन ओपन इंटरेस्ट हायर लेवल पे कटे. बट कल क्या हुआ कि लोअर लेवल पे ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गए. यानी कि कल करीब 3.5 लाख शेयर करंट मंथ में एडिशन है. नेक्स्ट मंथ में भी करीब 1.5 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है. इसका मतलब है कि ऊपर के लेवल पे 9300 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, जो वापस नीचे ओपन इंटरेस्ट एडिशन होना चालू हो गया, जो एक तरीके से थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है. इसके अलावा अगर आप ऑप्शंस का डेटा एक्सपायरी से अभी तक देखें तो कंटिन्यूअसली पुट्स के प्राइस गिरे हैं, और कॉल्स के जो प्राइस हैं वो अभी भी एक्सपायरी के वीक से ऊपर है या फिर उसी भाव पे. यानी कि पुट राइटर्स काफी एग्रेसिव हैं इस एक्सपायरी में भी. और इनफैक्ट अगर कल के डेटा में आप देखेंगे तो अगले मंथ की 9000 की पुट्स में भी थोड़ी राइटिंग होनी चालू हुई है. तो ओवरऑल ऑप्शंस का डेटा पॉजिटिव है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा पॉजिटिव है. एफआईज का डेटा में कल थोड़ा सा ये देखा गया कि जो ऑप्शंस की 1650 करोड़ की फिगर है, उसमें उन्होंने कॉल भी थोड़ी खरीदी और पुट ज्यादा खरीदी है. यानी कि वो यहाँ पे अपने इंडेक्स की पोजीशंस को हेज करके चल रहे हैं. यानी निफ्टी बाय है, साथ में पुट बाय है, और ऊपर की कॉल्स में बाय पोजीशन है. तो मुझे लग रहा है ओवरऑल मार्केट 9170-60 का एक स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए. और ऊपर अभी भी मैं समझ रहा हूं कि 93-9320 के जो टारगेट्स हैं वो ऊपर की तरफ अचीव हो सकते हैं. यहां पे एक और एडिशन करना चाहूंगा अनिल जी कि नैस्डैक में जो मेजर सपोर्ट एरिया आ रहा है 5820 का, जहां से पिछली एक्सपायरी में भी नैस्डैक ने बाउंस बैक दिया था. कल रात में भी नैस्डैक 5835 की रेंज में बाउंस बैक देके वापस 5860-70 के आसपास बंद हुआ है. तो मुझे लगता है 5820 नैस्डैक में हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल को वॉच करना चाहिए, और ओवरऑल 9320 का टारगेट्स रखना चाहिए. राइट, तो ये रहा है बाजार पर और दुनिया भर के बाजारों पर. लेकिन
कल का बड़े एक्सीडेंट्स थे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स और टाटा पावर में भी देखिए क्या दबाव देखने को मिला। इस पर ब्रोकरेज हाउसेस के क्या रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, कौन सा स्टॉक गिरावट में आपको खरीद लेना चाहिए, चलिए इस सब पर बात करते हैं। नीति हमारे साथ जुड़ चुकी है। नीति बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस। देखिए कल की गिरावट से पेट नहीं भरा है सीएलएसए का और बिकवाली करने की आपको सलाह दे रहे हैं, स्पेशली अदानी पावर और अदानी एंटरप्राइजेज में। हालांकि इनका एक सिंपैथी के नाम पर इनका एक और शेयर गिरा था अदानी पोर्ट्स, लेकिन उस पर कोई असर नहीं आएगा, वो गिर गया और ये बेहतरीन मौका है आपको निवेश करने के लिए, सीएलएसए कह रहा है। निवेश करके चलिए 390 रुपए का लक्ष्य देख रहे हैं, 17% की मौजूदा भाव से तेजी देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि 54% ग्रोथ आ सकती है पोर्ट एबिटा से अगले 2 साल में। लेकिन एंटरप्राइजेस और पावर ये 2 ऐसे स्टॉक होंगे जिसमें और भी क्वाली करने की सलाह दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो डेट अभी पेयर करना है वो बहुत मुश्किल है, किसी भी तरह से ये रिकवर नहीं कर पाएंगे, ऐसा मानना है सीएलएसए का। तुरंत बिकवाली करिए और गिरेगा ये शेयर, सीएलएसए कह रहा है। लेकिन टाटा पावर पे कि बहुत असर टाटा पावर पर नहीं आएगा, क्योंकि ये हो सकता है शिफ्ट कर जाए चीपर कोल के लिए, जो कि अभी ये यूज करते हैं मेलावन, उसकी जगह ये चीपर कोल ले लेंगे। और फिर अंडर रिकवरिंग की वैसे भी 70 पैसे के आसपास की थी पर किलोवाट आवर की, तो ये रिकवर करेंगे। तो इनके एस्टिमेट्स में ये फिलहाल कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। नोमुरा भी बिल्कुल इसी तरह से कह रहा है कि कोई नियर टर्म इम्पैक्ट नहीं आएगा टाटा पावर पर, लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच कह रहा है कि मुश्किल होगी। हालांकि ये कह रहे हैं कि नहीं होगी, लेकिन इनको नहीं भरोसा है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 76 का इनका लक्ष्य है, 11% की गिरावट और देख रहा है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच टाटा पावर में भी। तो ये दोनों स्टॉक हैं जो कि आज फिर से अंडर प्रेशर रह सकते हैं। ओके, तो ये है रिपोर्ट्स पावर स्टॉक्स पर, लेकिन बताएं नीति इनके अलावा और कौन से शेयर हैं आज रडार पर? आज बहुत सारे अपग्रेड्स आए हैं। येस बैंक लगातार अपग्रेडिंग हो रही है इस क्यूआईपी इशू के बाद, और आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म सीएलएसए ने निवेश करने की सलाह दी है। टारगेट प्राइस इन्होंने 140 रुपए बढ़ा दिया है, 1780 का लक्ष्य था, अब इसे सीधे बढ़ा के इन्होंने 1920 का कर दिया है। 19% की तेजी ये और देख रहे हैं शेयर में। हालांकि आपको याद दिला देती हूं कि हमारा जो घरेलू ब्रोकरेज हाउस फर्म है मोतीलाल ओसवाल, उसका लक्ष्य अभी भी 2110 का है, वो सबसे हाईएस्ट टारगेट है अभी का। आयशर मोटर पर एक अपग्रेड आया है, चौथी तिमाही के नतीजे बेहद अच्छे रहने वाले हैं, सिटी का मानना है। निवेश करके चलिए, टारगेट प्राइस इन्होंने 2000 रुपए बढ़ा करके अब 30,000 रुपए का कर दिया है। 16% की तेजी ये शेयर और दिखा सकता है। इनकी वॉल्यूम ग्रोथ रॉयल एनफील्ड से बहुत तगड़ी आने वाली है। रॉयल एनफील्ड के वॉल्यूम एस्टिमेट्स इन्होंने बढ़ा दिए 1 से 2%। ईपीएस के अनुमान ये 4 से 5% बढ़ा रहे हैं। बड़ी अपग्रेडिंग हो सकती है। आयशर मोटर शानदार नतीजे पेश करेगा। निवेश करके चलिए, 30,000 रुपए का लक्ष्य सिटी का दे रहा है। पेट्रोनेट एलएनजी के भी नतीजे बेहद अच्छे आएंगे। नोमुरा की निवेश करने की सलाह बरकरार है। टारगेट प्राइस ये भी बढ़ा रहे हैं, 425 का था, अब इसे बढ़ा के इन्होंने 510 रुपए का कर दिया है। मौजूदा भाव से 21% की तेजी ये शेयर आपको दिखा सकता है। साइंट पर आज क्रेडिट स्विस का एक इनिशिएट किया है इन्होंने कवरेज, आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ। टारगेट प्राइस इन्होंने 625 रुपए का दिया है। 32% की तेजी ये शेयर में देख रहे हैं। एक्सपैंड कर सकते हैं मार्जिन के फ्रंट पे। इनका यूएस में H1B वीजा का एक्सपोजर है, वो सबसे कम है। बेहतरीन कंपनी इनको लग रही है। 625 रुपए के लिए आपको निवेश करना चाहिए। 32% की तेजी के लिए साइंट में क्रेडिट स्विस का आज एक इनिशिएट कर रहा है कवरेज। ओके, तो बेहतरीन स्टॉक्स हैं, ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन दिखने वाला है, और कई सारे मिड कैप्स हैं जहां पर अच्छी रिपोर्ट्स आती दिख रही है। एक के बाद एक बुलिश हो रहे हैं। साइंट पर, मॉर्गन के बाद अब क्रेडिट स्विस, येस बैंक में मोतीलाल के बाद अब सीएलएसए, आयशर मोटर्स 30,000। तो एमआरएफ की तरफ बढ़ रहा है तरफ। हाँ भाई, अच्छी तेजी आयशर ने भी दिखाई है, और पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे थे अच्छी बाइंग भी नजर आ रही थी। वागले साहब कुछ इशारा एक बाइक खरीदने का एक करके बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ऐसे तो बाइक बिकती है। आपकी हिम्मत है खरीदने की? 28 आयशर या एनफील्ड? आयशर मतलब गाड़ी तो अब आपके पास होगी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। मैं तो यूज करता हूँ हीरो, जो मैंने करीब 15 साल पहले बाई की थी, वही यूज कर रहा हूँ। और आयशर इस लेवल में तो मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है, पर फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू यस, क्योंकि अपसाइड तो है, मोमेंटम है, बट इन्वेस्टमेंट एट 25,000 प्लस आई वुडंट रेकमेंड। अच्छा था, तो आज आयशर रडार पर रहेगा सिटी की रिपोर्ट पर, जो अभी नहीं बताया। लेकिन अडानी पोर्ट्स कल भी जब गिरावट देखने को मिल रही थी, तो हमारे मेहमान लोग बता रहे थे कि पोर्ट्स पर कोई खराब असर नहीं पड़ेगा, और देखिए आज सीएलएसए भी वही कह रहा है। तो अडानी पोर्ट्स आप खरीदेंगे
अच्छे लेवल्स पर आ गया है बागले साहब, या थोड़ा और इंतजार करें? हेमंत, शायद थोड़ा सा और करेक्टिव मूव मिल सकता है। अभी 333 के आसपास है, 315 312 ये लेवल आता है तो मुझे लगता है 300 के स्टॉप लॉस से वापस 360 के टारगेट के लिए मैं खरीदूंगा। पर अडानी पावर के लिए, अडानी एंटरप्राइजेस के लिए क्या और गिरावट देखने को मिल सकती है क्या? अडानी एंटरप्राइज ने अडानी पावर को कर्ज भी दे रखा है, तो वहां पर भी एक चिंता की बात है। कितनी और कमजोरी देखने को मिलेगी? ये तो काफी बड़ा नेगेटिव न्यूज है। और स्टॉक चला था करीब 24-25 लेवल से 44 तक, वहां से अभी कल तो गिरा है 15% गिरा। हाँ, पर मुझे लगता है कि वी कुड सी लेवल्स ऑफ अबाउट 30-32। ओके, किरण जादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के, पुणे से इस वक्त हमारे साथ हैं। किरण जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार, बताइए आपने कौन से स्टॉक चुने आज ट्रेडिंग के लिए? मेरा पहला स्टॉक रहेगा आईजीएल, जहां पे मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। अच्छे कंसोलिडेशन करीबन फरवरी और मार्च सीरीज में देखा, और उसके बाद कल एक अच्छे डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ऊपर चलना चालू कर दिया है। उसी के साथ 1060 के कॉल ऑप्शन में भी बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है। वहां पे अगर हम ओपन इंटरेस्ट एडिशन फ्यूचर्स में देखें तो वहीं पे भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। तो इन ऑल बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। मेरा टारगेट 1060 रहेगा, स्टॉप लॉस 1017 का रहेगा। इंडिगो दूसरा स्टॉक रहेगा, जहां पे परसों के दिन बहुत अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिले थे, एक अच्छा मूव देखने को मिला था। और ये स्टॉक अभी के लिए कुछ कल के सत्र में कुछ मूव नहीं दिखाया, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है और जिस तरीके के ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहे हैं और जो चार्ट पैटर्न है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। इंडिगो में 1065 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 1200 का लक्ष्य रहेगा, जो कि एक हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए। ये एक एविएशन सेक्टर में आउट परफॉर्मिंग काउंटर रह सकता है। तीसरा रहेगा रिलायंस, जहां पे मुझे मंदी करने की सलाह होगी, मेरी मंदी करने की सलाह है। रिलायंस में मुझे नेगेटिव डाइवर्जन देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि इधर से और भी गिरावट देखने को मिलेगी। कल जो एक अपमूव हमने एक पुलबैक रैली देखी थी करीबन 1080 लेवल से करीबन 1400 लेवल्स तक, वो फिसलती नजर आई, जहां पे निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जा रहा था पर रिलायंस नहीं जा रहा था। तो इधर भी हम अगर देखते हैं तो 1300 के पुट ऑप्शंस में बहुत अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिल रही है, और 1400 कॉल ऑप्शंस में बहुत अच्छी राइटिंग देखने को मिल रही थी। तो इन ऑल थोड़ा सा मंदी का रुझान रहना चाहिए। ये करेक्टिव मूव रहेगी, कंप्लीट मंदी की नहीं, ये इंटरमीडिएट करेक्शन ट्रेंड रहेगा, और मेरा टारगेट इसके लिए 1330 का रहेगा, जो कि 1 या 2 दिनों में आ जाना चाहिए। इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस 1400 का रखना बहुत जरूरी होगा। तो आईजीएल, वागले साहब और किरण जी का जो पुणे कनेक्शन है वो देखिए काम करता हुआ। दोनों ही लोग कह रहे हैं कि ये स्टॉक खरीदना चाहिए, लेकिन रिलायंस थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि एक खबर आई है, रिलायंस जियो ने एक नया टैरिफ प्लान लॉन्च किया है, जियो धन धनाधन। और देखिए 309 रुपए में 3 महीने के लिए प्राइम मेंबर्स को 1 GB डेटा हर रोज दिया जाएगा। तो ये शेयर गिर रहा था जब TRAI ने सिफारिश की थी इनके प्लान को वापस लेने की, और उन्होंने उस सिफारिश को मानकर प्लान वापस लिया था, और अब एक नया प्लान आता हुआ। अब ये बताइए, कॉम्पिटिटर्स के लिए फिर से क्या दिक्कत की बात, और रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस खबर का कितना फायदा मिल सकता है आज? नहीं, श्योरली तो प्रॉब्लम है फॉर द कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि जब TRAI का ऑर्डर आया था तो क्वेश्चन मार्क आ गया था कि सब्सक्राइबर एडिशन या कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर शायद क्वेश्चन मार्क हो सकता है रिलायंस के लिए। पर स्पेशली आफ्टर दिस न्यू प्लान, आई थिंक दैट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द वे, और जो पहले के एडिशन देख रहे थे और कंटिन्यूएशन आई थिंक चलेगा। ओके, तो रिलायंस पर ये राय अम्बरीश की और किरण की। डिस्क्लेमर आपको बता दें, सीएनबीसी आवाज आपका चहेता चैनल टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है, और टीवी 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में। ये ध्यान में आप जरूर रखें जब भी आप रिलायंस पर कोई भी एक निवेश की या सलाह सुने या खबर सुने हमारे चैनल पर। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लेंगे नितिन जी से उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स आज की। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, संदीप वागले, अम्बरीश बल्लीकर, किरण यादव और नितिन मुरारकर। अब लेते हैं राय नितिन जी से उनके स्टॉक्स पर। नितिन जी बताइए, आपने कौन से टॉप ट्रेडिंग स्टॉक्स चुने आज के लिए? देखिए जी, यहाँ पे एक तो सबसे पहले एक्साइड इंडस्ट्री पे बाय रिकमेंडेशन है। इसमें टारगेट 250 का लेकर के चल रहे हैं।
उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो रोल ओवर करीब 87% हुए और रोल ओवर्स के बाद कंटिन्यूअस ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, स्टॉक धीरे धीरे ऊपर भी मूव कर रहा है। और कल स्टॉक का जो हाईएस्ट कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट 230 पे होता था, स्टॉक 233 पे बंद हुआ, यानी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के ऊपर बंद हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो करीब 240 के आसपास आ रहा है, तो वो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में इमीडिएट 240-42 जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर इसका 10-15 दिन का डिलीवरी बेस्ड डेटा देखेंगे तो 212-215 की रेंज में काफी अच्छे एक्यूमुलेशंस हुए हैं और उसके बाद रोल ओवर्स के बाद ब्रेकआउट हुए हैं। तो डिलीवरी में भी, कैश में भी बाइंग की गई है, एफएनओ में रोल ओवर्स अच्छे हैं, ओपन इंटरेस्ट ब्रेकआउट हो रहा है, कॉल्स की पोजीशन बेटर है, तो मैं समझता हूं इसको 250 के टारगेट के लिए बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 225 होगा। इसके अलावा दूसरा पेट्रोनेट एलएनजी, जिसमें आप देख रहे हैं कि अपग्रेड्स भी आ रहे हैं और डेरिवेटिव डेटा भी उस अपग्रेड्स को सपोर्ट कर रहे हैं। कल जैसे 11% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ, रोल ओवर्स आप देखेंगे तो 83% के आसपास था, जो भी हम मान रहे हैं कि बेटर देन एवरेज है। अगर आप इसमें ऑप्शंस की पोजीशन हम देखते हैं तो 420 के स्ट्राइक्स पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था और उसके ऊपर कल फ्यूचर ने क्लोज दिया करीब 422 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शंस की कंडीशंस, ओपन इंटरेस्ट की कंडीशन और डिलीवरी की कंडीशंस भी मीट हो रही है, प्लस साथ साथ पॉजिटिव न्यूज है कि अपग्रेड्स भी आ रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूं इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट करीब 450 रुपए तक के बन सकते हैं और स्टॉप लॉस हमें 410 के आसपास का रखना चाहिए। बिल्कुल। तो पेट्रोनेट एलएनजी, जहां नमूरा ने आज 425 से लक्ष्य बढ़ाकर 510 किया है और देखिए नितिन नारका जी को भी ये शेयर बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्साइड एक और अच्छा स्टॉक है जिस पर नजर है, तो एक्साइड टायर कंपनियां जबरदस्त प्रदर्शन दिखा सकती हैं आज के दिन। टायर कंपनियों के लिए यहाँ पर खबरें ये भी आ रही हैं कि अभी नेचुरल रबर के इंपोर्ट के ऊपर 25% ड्यूटी लगाई जाती है और कंपनियों ने सरकार से कहा है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने में तो आप देर कर रहे हैं, कम से कम नेचुरल रबर के इंपोर्ट को ही फ्री किया जाए जिससे उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट घटे। और देखिए कल क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली है फिर से अपोलो टायर, सीएट, एमआरएफ में। कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो? सीएनबीसी आवास का जैकपॉट स्टॉक वैसे अपोलो टायर रह चुका है, वहां से 15-20% की रैली वो भी दिखा चुका है। सीएलएसए जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस को भी वो पसंद है, लेकिन चार्ट वाइज बताइए क्या बेहतरीन है? दोनों ही मुझे अच्छे लग रहे हैं हेमंत, अपोलो और सीएट, और दोनों में मैं जिस तरह से पैटर्न डेवलप हुआ है मैं तो सीएट के साथ ही जाना चाहूंगा। ओके, आपका फेवरेट शेयर सीएट? सीएट अपोलो दोनों ही एक्चुअली, इनफैक्ट फेवरेट तो एमआरएफ है लेकिन वही है कि 62,000 रुपए में वो इन्वेस्टमेंट वाली ग्रेड स्टॉक है, तो उसमें ज्यादा कुछ हो नहीं सकता ये। लेकिन हाँ, ये स्पेस बड़ी मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक और ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे हम कुछ और स्टॉक्स पर। खास तौर से देखिए छोटे छोटे सेक्टर्स में बड़ा एक्शन होगा, मर्जर्स एक्विजिशन चल रहे हैं, केन वेदांता के मर्जर की खबरें आ गई है, दोनों स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट होगा, इन सब पर बातचीत करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। अब बात करते हैं केन और वेदांता की। जी हाँ, सभी जो औपचारिक मंजूरी थी वो मिल चुकी हैं और अब 27 अप्रैल रिकॉर्ड डेट तय की गई है शेयर स्वैप करने के लिए। तो आगे चलकर केन और वेदांता अब एक एंटिटी बन जाएंगी और ये वो कंपनी होगी जो सबसे बड़ी नेचुरल रिसोर्स कंपनी होगी। और जो चेयरमैन साहब हैं अनिल अग्रवाल, वो चाहते थे कि बीएचपी बिल्टन के तर्ज पर एक देश की एक इकलौती नेचुरल रिसोर्स कंपनी बने जिसमें ऑयल एंड गैस, मेटल, जिंक हो। और अब देखिए वेदांता को इससे भरपूर फायदा मिलने वाला है। वेदांता ही एक इकलौती लिस्टेड कंपनी रहेगी। सुनते हैं पहले अनिल अग्रवाल साहब का क्या कहना है इस मर्जर के ऊपर सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, और उसके बाद आपको बताएंगे कि वेदांता में कितनी रैली देखने को मिल सकती है आगे चलकर। आइए सुनते हैं उनका बयान। Overall, the entire identity, all the identity has merged with the Vedanta Limited. So this company altogether will be Vedanta Limited, which will be an Indian company. The government look at from us to produce 50%, and we need a lot of investment for that. We'll be investing almost $10 billion, about 50 to 60,000 crores to further expand the capacity. The company will generate a good cash flow, so we don't have to go outside. Internal approval will help us to make this investment. All right, तो बड़ी कंपनी बनने जा रही है और शेयरधारकों का भी अब पैसा बनेगा वेदांता में। क्या टारगेट है
5 साल में डबल हो सकता है स्टॉक या उससे पहले? होने में तो हो सकता है, कमोडिटी साइकिल तो बड़ा स्ट्रांग है। और लेकिन जो ये डेवलपमेंट हुआ है ये काफी अहमियत वाला है। देखिए होना क्या है, आज केन में तेजी होनी चाहिए, वेदांता भी गिरेगा नहीं। अब जो मर्जर रेशियो उसके हिसाब से दोनों की प्राइसेस में फर्क होना चाहिए लगभग 58 रुपए का, एग्जैक्टली 57 रुपए 70 पैसे। एक शेयर के बदले में एक शेयर मिल रहा है केन के एक शेयर के बदले में आपको वेदांता का एक शेयर मिलेगा। ऊपर से 40 रुपए के यानी कि 4 आपको प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे, जो आपको एक महीने में चाहे तो आप उन्हें कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो एक तरह से वो कैश ही है। 17 रुपए 70 पैसे का जो डिविडेंड अभी पिछले हफ्ते वेदांता के शेयर होल्डर्स को मिला था, वो केन के शेयर होल्डर्स को भी मिल रहा है। तो यानी कि 40 प्लस 17 70 57 70, तो डिफरेंस जो दोनों के बीच में होना चाहिए वो एग्जैक्टली 57-58 रुपए के आसपास का होना चाहिए। और जो चल रहा है मेरे ख्याल से 50 रुपए के आसपास, 50-51 रुपए के आसपास का है। तो वो एक तो वो गैप खत्म हो जाएगा। ये तो हो गया जैसे आज का एडजस्टमेंट। तो ऐसे में केन बढ़ेगा और कुछ हद तक थोड़ा सा वेदांता भी। दो चीज हो सकता है, वेदांता थोड़ा अगर कमजोर हो भी, अगर कमजोर हो, होना नहीं चाहिए, अगर हो तो वेदांता तुरंत खरीदना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मर्जर कंप्लीट होने के बाद जो स्टॉक यहां से आउट परफॉर्म करेगा, नेचुरली अब तो वेदांता ही रह जाएगा, केन खत्म ही हो जाएगा इवेंचुअली, लेकिन वेदांता जोर से भागेगा। और वेदांता में यहां से अगर आराम से 40-50 रुपए की तेजी जल्दी बनती हुई दिखे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि केन अगर आज आपको अच्छा मिले ऊपर 10-15 रुपए ऊपर, तो वहां प्रॉफिट बुक कर लें। वेदांता में खरीदारी करें, फ्रेश खरीदारी करें, ये तो बने रहे। अब काफी समय से अनिल अग्रवाल साहब चाहते थे कि ये एक एंटिटी बने, अब वो सपना उनका है पूरा होता हुआ। ये बताइए आपका क्या व्यू है अमरीश जी इस मर्जर के ऊपर, और इनकी तीसरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक जिस पर काफी समय से अटकलें हैं कि सरकार बची हुई हिस्सेदारी वहां पर भी बेच दे, क्या पसंद है आपको इसमें? इसमें इनफैक्ट वेदांता मुझे पसंद था, पर एट लेवल्स ऑफ अबाउट क्लोजर टू 90, तो उस वक्त मैंने रेकमेंड तो किया था। एंड आई मीन ऑलरेडी इज बिकम अ मल्टी बैगर वहां से, तो इस लेवल पे शायद मैं अभी फ्रेश शायद नहीं लूं। इनफैक्ट लाइक आई बीन सेइंग आई विल वेट फॉर अ करेक्शन बिफोर बाइंग इनटू, बट देन यस आई थिंक द साइकिल फॉर कमोडिटीज हैज जस्ट स्टार्टेड। और जब भी ये साइकिल चालू होता है इट रन्स फॉर कपल ऑफ इयर्स, तो द नेक्स्ट पॉसिबली 2 to 3 years should be good. अगले 2-3 साल अच्छे रहेंगे, और अगर 2-3 साल अच्छे रहेंगे तो जो आप 5 साल में डबल की बोलते हैं वो 3 साल में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हाँ। मैंने कहा 5 साल या उससे पहले भी डबल हो सकता है। लेकिन एक बात तो है कि अब जो बड़े बड़े मर्जर्स हो रहे हैं, देखिए उनको अप्रूवल्स मिल रहे हैं। ग्रासिम और एबी नूवो का जो और आदित्य बिरला का जो मर्जर था उसको भी शेयरधारकों का मंजूरी मिल रही है। तो ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। बिल्कुल, तो दिग्गज शेयर, और आपने देखा ही पिछले हफ्ते इसलिए मजबूती होती दिखी थोड़ी ग्रासिम में, जो तेजी बनी उसके पीछे कारण ये था। तो अब जो रेशियो है उसके हिसाब से प्राइसेस आज एडजस्ट होती हुई आपको नजर आएगी। चलिए लेंगे एक और ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद शुरुआत करेंगे आपके लिए भारतीय बाजारों के पूरे एक्शन की, क्योंकि लेकर आएंगे हम आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे आपको रुपए की कैसी होगी शुरुआत, और उसके साथ स्टॉक 2020 का अपडेट। और 9:15 से शुरू होगा एक्शन बाजारों का। शुरुआत अगर कमजोर हुई तो फिर क्या वहीं पर खरीदारी करनी है, और करनी तो क्या खरीदना है, क्योंकि खासतौर से तब जबकि अमरीश जी, वागले साहब और बाकी हमारे दोनों एक्सपर्ट किरण जी और नितिन जी भी कह रहे हैं कि खरीदिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो बाजार में भरपूर रहने वाला है, तो फिर स्टॉक तो जानने जरूरी है ना कौन से चलेंगे। स्टॉक 2020 का अपडेट भी बताएंगे, और 9:15 के बाद जो स्क्रीन का एक्शन है वो भी बताएंगे। पहला सौदा में इस ब्रेक के बाद।